स्वागत है आप सभी का। मैं ललित कुमार ठाकुर हाजिर हूँ कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि पद्धति हिटलसी का वर्गीकरण हम बात कर रहे थे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बात किया था विभिन्न कृषि पद्धतियों के बारे में, जिसमें से हमने हिटलसी के 13 प्रकार के वर्गीकरण के बारे में हमने बात किया था। आज हम लोग इस हिटलसी के द्वारा वर्गीकृत किए गए विश्व को अलग अलग 13 प्रकार के कृषि पद्धतियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उनकी विशेषता क्या है, उनका वितरण किस प्रकार है और वे है क्या, इन संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हिटलसी के कृषि पद्धतियों के वर्गीकरण का सेकंड वीडियो है या पार्ट 2 कह सकते हैं इसे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसे कि हमने पहले देखा था टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, जो हिटलसी के अनुसार था उन्होंने 13 भागों में बांटा गया था, जो था चलवासी पशुचारण, वाणिज्यिक पशुधन, स्थानांतरित कृषि, प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि, धान प्रधान सघन निर्वाहक कृषि, धान विहीन सघन निर्वाहक कृषि, वाणिज्यिक बगाती कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, वाणिज्यिक अन्न उत्पादक कृषि, वाणिज्यिक पशुपालन एवं शस्यपालन या मिश्रित कृषि, निर्वाहक फसल उत्पादन एवं पशुपालन, वाणिज्यिक दूध उत्पादन कृषि एवं विशिष्ट सब्जी एवं फलों उत्पादन कृषि। तो चलिए बात करते हैं 13 प्रकार के जो हिटलसी के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया था वे क्या है। एक एक करके हम संक्षिप्त में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है चलवासी पशुचारण। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चलवासी पशुचारण के बारे में। चलवासी पशुचारण कृषि की पारिस्थितिक या पारिस्थितिकीय संपद्धति है। यह मुख्यतः परिवार के लिए भोजन उत्पादन तथा वस्त्र, आवास एवं मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उत्पाया जाता है। देखो, चलवासी पशुचारण यह मुख्यतः क्या परिवार के भोजन के लिए, वस्त्र, आवास एवं मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, यानी कि जो अति आवश्यक जीवन यापन के आवश्यक जो चीज़ें हैं उनकी प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, चलवासी पशुचारण किया जाता है। चलवासी पशुचारण वस्तुतः एक प्रकार की विस्तृत निर्वाहक कृषि पद्धति है, जिसमें प्राकृतिक चारागाहों में पालतू पशुओं को चराया जाता है। इस पद्धति में पशुचारकों तथा उसके पशु झुंडों का निरंतर मौसमी स्थानांतरण होते रहता है। यह पद्धति शुष्क जलवायु से अनुकूलित है, जहाँ सघन निर्वाहक कृषि कठिन है अथवा असंभव होती है। यह कृषि का हर्षोन्मुखी प्रकार है जिसका महत्व निरंतर घटता जाए। सीधी तौर पर चलवासी पशुचारण उन्हीं क्षेत्रों में किया जाएगा जो शुष्क क्षेत्र हैं। क्या करेंगे, शुष्क क्षेत्रों में चलवासी चारागाह की तलाश में वहाँ के लोग मुख्य रूप से पशुपालन करेंगे और पशुपालन के माध्यम से ही अपने परिवार का जीवन यापन या भरण पोषण करेंगे। चलवासी पशुचारण के बारे में बात करते हैं, देखते हैं उनका वितरण विश्व में कहाँ कहाँ है। चलवासी पशुचारण विश्व के विस्तृत शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में प्रचलित है, जिसमें उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व तथा मध्य एशिया तथा यूरेशिया के भाग सम्मिलित हैं। अफ्रीका में चलवासी पशुचारण पश्चिमी अफ्रीका, सवाना के फलानी, इथोपिया एवं सूडान के नुबा, दक्षिण अफ्रीका एवं बोत्सवाना के बांट एवं डोर, तुआरेंग तथा सऊदी अरब एवं मध्य पूर्व के बद्दू लोगों द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अफ्रीका के फलानी, ठीक है, सूडान के नुबा, दक्षिण अमेरिका एवं बोत्सवाना के बांट एवं डोर, तुआरेंग एवं बद्दू जनजाति द्वारा क्या किया था, मुख्य रूप से चलवासी पशुचारण अपनाया जाता है। वहीं मध्य एशियन में कैस्पियन सागर से लेकर मंगोलिया तक उत्तरी चीन तक की कालमुख प्रमुख चलवासी पशुचारक थे। कालमुख याद रखेंगे, ठीक है। साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में याकूत, समायोड एवं कोरियाक एवं परंपरागत पशुचारक रहे, किंतु अब वे स्थायी रूप से बस गए अथवा बसने की प्रक्रिया में है। ठीक है, यह प्राचीन जीवन निर्वाहक पद्धति है चलवासी पशुचारण। ठीक है, जैसे कि बात की है कि विश्व के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में ही प्रचलित है।
इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन आर्थिक क्रिया है जिसमें पशुपालन मौलिक रूप से किया जाता है। यह शुष्क प्रदेशों के उपयोग का निर्वाहक रूप है जिसमें भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक पशु चराने के लिए कई हेक्टेयर उपलब्ध हैं। यह पशुपालन का एकमात्र रूप है जिसमें पशुओं के झुंड प्राकृतिक वनस्पति यानी कि चारागाहों पर चरते हैं। अन्य निर्वाहक कृषियों के विपरीत चलवासी पशुचारक अपने जीवन यापन के लिए फसलों की अपेक्षा प्रधानतः पशुओं पर निर्भर होते हैं। वे पशुओं से भोजन के लिए दुग्ध तथा वस्त्रों एवं तंबुओं के निर्माण के लिए खाले एवं बाल प्राप्त करते हैं। किंतु अधिकांश चलवासी पशुचारक अन्य निर्वाहक कृषियों की भांति मांस की अपेक्षा अन्य ग्रहण करते हैं। सामान्यतः पशुओं के मांस के लिए नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं स्थानांतरण कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरण कृषि का एक प्राचीनतम रूप है जिसकी उत्पत्ति 7000 से 8000 ईसा पूर्व में हुई। भोजन संग्रह के स्थान पर भोजन उत्पादन व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया गया। कृषि के अधिक उपकरणों का प्रयोग तथा भूदृश्य को संशोधन करने के लिए परिष्कृत उपाय है। स्थानांतरण कृषि अफ्रीका, अमेरिका एवं दक्षिण पूर्वी की उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तथा झाड़ीदार वनस्पति क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें कृषि कार्य आत्मनिर्भरता के आधार पर किया जाता है तथा कृषि केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उगाया जाता है। ठीक है। स्थानांतरण कृषि यानी कि स्थान बदल कर जो कृषि किया जाता है। स्थानांतरण कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वनों में प्रचलित है। अमेरिका, मध्यवर्ती अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश में इस प्रकार की कृषि प्रमुख है। इन प्रदेशों में कृषि को चलवासी, आदिम, काटना तथा जलाना तथा झाड़ी प्रति कृषि आदि के रूप में जाना जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो, स्थानांतरण कृषि में क्या होता है, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जंगल के एक जगह का सफाई करते हैं, फिर उसमें खेती करते हैं। फिर कुछ समय बाद जब इस भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, उस भूमि को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाकर क्या करेंगे, फिर से इस पुराने स्थान को छोड़कर नए स्थान पर जाके फिर से खेती करेंगे। ये प्रक्रिया दोहराते रहते हैं। ठीक है। भारत में स्थानांतरण कृषि के अनेक स्थानीय नाम हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम, उड़ीसा में पोदू, कोमन तथा बीगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरा तथा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में पेंड्रा, बेवार और दाहिया आदि नामों से जाना जाता है। इसी प्रकार विश्व में भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि सुमात्रा में जुमा, जावा में हुमा, फिलीपींस में कैंगिंग, थाईलैंड में तमराल, लाओस में रे, म्यांमार में टोंगिया तथा श्रीलंका में चेना के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत का स्थानांतरणीय कृषि। ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में झूम एक प्रधान आर्थिक क्रिया है। इस पहाड़ी क्षेत्र का 86% जनसंख्या इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आश्रित है। ठीक है। 86% हमारे क्या है, उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या स्थानांतरणीय कृषि करती है। इसके अंतर्गत निम्न कार्य किए जाते हैं, जैसे कि वनाच्छादित पहाड़ी भूमि का चयन करना, जंगलों को काटकर साफ करना, वनों की सूखी लकड़ी को जलाकर राख करना, पूजा और बलि भी दी जाती है, खरपतवार निकालना तथा सस्य संरक्षण करना, फसलों की कटाई कुटाई करना एवं भोज तथा परती छोड़ना। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि इस प्रकार की कृषि में पहले हम क्या करते हैं, एक स्थान वनों को साफ करते हैं, फिर वहाँ कृषि करते हैं। कृषि करने के फलस्वरूप कुछ समय बाद 1-2 वर्ष के पश्चात जब उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है तो हम इसको छोड़कर किसी अन्य स्थान का क्या करते हैं, वहाँ के वनों को साफ करके हम क्या करते हैं, वहाँ कृषि करते हैं। इस प्रकार की कृषि क्या कहलाती है, स्थानांतरण कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है। अगला है वाणिज्यिक पशुपालन, पशु फार्मिंग
पशु फार्मिंग विस्तृत क्षेत्र पर पशुओं का वाणिज्यिक रूप से चारण या पालन है। कृषि का यह रूप शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है। यह कृषि 19वीं शताब्दी की उपज है जो पश्चिमी यूरोप तथा उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य में मांस तथा ऊन के नगरीय बाजार विकसित होने पर विकसित हुई थी। यह प्रधानतः यूरोपीय बसाव के क्षेत्रों में अर्थात सापेक्षता विकसित देशों में ही सीमित है, जहाँ फसल उत्पादन के लिए मिट्टी उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने बात किया था कि पशुचारण वाला अर्ध शुष्क ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पे फसल उत्पादन करना संभव नहीं होता है। उन्हीं क्षेत्रों पे क्या किया जाता है, पशुपालन किया जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक पशुपालन का वितरण क्षेत्र देख लेते हैं, किस क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। तो सबसे पहले पश्चिमी राज्य तथा कनाडा एवं मैक्सिको के निकटवर्ती क्षेत्र, वेनेजुएला का लानोस क्षेत्र, ब्राज़ील का सरताओ क्षेत्र, यूरुग्वे तथा अर्जेंटीना का पंपास, चाको तथा पैंटेगोरा क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का कारू क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का शुष्क आंतरिक भाग तथा न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप सम्मिलित है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। आगे बात करते हैं प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि। विश्व में के अनेक मार्गों में कृषक समुदाय निर्वाहक कृषि करती है। निर्वाहक कृषि से अभिप्राय है किसान अपने परिवार के उपभोग के लिए फसलों की खेती करना। दूसरे शब्दों में कृषक तथा उसके परिवार के पोषण के फसल उत्पादन तथा पशुपालन करना ही निर्वाहक कृषि कहलाता है। यह सामान्यतः उन पर्यावरणीय दशाओं में प्रचलित है जो वाणिज्यिक पशुपालन तथा शस्य उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे एक प्रकार जीवन निर्वाह कृषि की बात हो रही है जो उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे फसल उत्पादन के लिए क्या होता है, उपयुक्त नहीं होता है खासकर। ठीक है, वाणिज्यिक पशुपालन तथा फसल उत्पादन के लिए जो क्षेत्र उपयुक्त नहीं होते उन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि। जीवन निर्वाह कृषि है, इसके अंतर्गत अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का बेचना या क्रय नहीं किया जाता है। इसका वितरण मुख्य रूप से मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय भागों में सम्मिलित है। अगला बात करते हैं सघन निर्वाहक कृषि के बारे में। सघन निर्वाहक कृषि एशिया के मानसूनी प्रदेशों में सर्वोत्तम विकसित तथा सीमित है। यह मुख्यतः चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लाओस, कंपूचिया तथा प्रशांत महासागरीय द्वीपों में प्रचलित है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या के उच्च घनत्व के कारण अधिक सघन उपयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे उन्हीं क्षेत्रों में होगा जहाँ पे अत्यधिक जनसंख्या है। ठीक है, और जनसंख्या होने के कारण भूमि का उपयोग में भी क्या होगी, संघनता होगी। संघन शब्द से आशय यह है कि इस प्रदेश के कृषकों को किसी भी भूखंड में अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए श्रम का प्रयोग करना पड़ता है। और निर्वाहक शब्द का अर्थ है फसलों अधिकांशतः उपभोग कृषकों के उपभोग तथा उसके परिवार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सघन निर्वाहक कृषि। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है। जो क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त भी है वहाँ जनसंख्या अधिक होती है। जनसंख्या अधिक होने की वजह से उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या करेंगी, अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयास किया जाएगा। धान प्रधान सघन निर्वाहक कृषि। सघन निर्वाहक कृषि मुख्यतः मानसूनी देशों तक सीमित है, फसली कृषि के रूप में प्रचलित है। उल्लेखनीय क्षेत्रों में भी वियतनाम के टोकिंग डेल्टा, कंबोडिया के मेकोंग का निचला बाढ़ मैदान, दक्षिणी विमला तट, थाईलैंड में मेनाम का निचला बाढ़ मैदान, म्यांमार में इरावदी की निचली बाढ़ डेल्टा तथा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल के तटवर्ती तथा बांग्लादेश में किया जाता है। ये सभी क्षेत्र धान का कटोरा भी कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे जिन क्षेत्रों में
संघन निर्वाह कृषि, जैसे कि संघन निर्वाह कृषि आप लोग को पता है मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पे जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिकतम उत्पादन के लिए पूरे भूमि का प्रयोग किया जाएगा। चूँकि धान प्रधान संघन निर्वाह की बात कर रहे हैं तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे धान सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जो मुख्य रूप से चावल का कटोरा कहलाता है, वे क्षेत्र धान प्रधान संघन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आते हैं। अगला है धान विहीन निर्वाह कृषि। धान विहीन, अभी देख निर्वाह कृषि की बात हो रही है। निर्वाह कृषि के बारे में हमने बात किया था। निर्वाह कृषि के लिए परिवार के भरण पोषण के लिए फसल उत्पादन या पशुपालन, ठीक है, चाहे फसल उत्पादन हो चाहे पशुपालन हो, परिवार के निर्वाह के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए किया जाता है। अब चूंकि धान विहीन निर्वाह हो रहा है तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र शामिल है, ऐसे शामिल हैं जिसमें फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता, केवल पशुओं का उत्पादन किया जाता है या फिर पशुपालन किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? धान विहीन निर्वाहक क्षेत्र कहा जाता है। अगला देखते हैं। चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से हम इसे 2 पार्ट में देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने आज की वीडियो में हमने देखा कि हिटलसी ने 13 प्रकार के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया था, जिसमें चलवासी को हमने देखा, वाणिज्यिक पशुधन को देखा, स्थानांतरण को देखा, धान प्रधान को देखा और उसके बाद धान विहीन को देखा। संघन निर्वाह के बारे में बात किया। अब आने वाले समय में हम बगाती कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि एवं वाणिज्यिक अनुत्पादन, वाणिज्यिक पशुपालन, निर्वहन एवं वाणिज्यिक दूध उत्पादन और विशिष्ट सब्जी और फल उत्पादन को हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आने वाले समय में हम लोग इसके अगले पार्ट में बात करेंगे। बाकी जो हमारे 6 हिटलसी के अनुसार जो 13 बांटा गया था उसमें से हमने 6 के बारे में बात किया था। बाकी जो बचे हुए से हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।